कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर से वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जो सिलेक्ट किया है वो आपके PYQs में से है, यानी कि पिछले कई एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री इज़। कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग। देखो, फ्रेश मिल्क की जो pH होती है वो 6 होती है। इसकी कर्डलिंग को डिले करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस मिलाया जाता है, वो कौन है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस दिया गया आपको यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा और बेकिंग सोडा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है कि ए स्टूडेंट टुक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया उसने? थोड़ी सी मात्रा कॉपर ऑक्साइड की लिया, ठीक है, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। ठीक है, क्या किया है कि कॉपर ऑक्साइड में उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है। ठीक है, इसके बाद कहता है ही ऑब्जर्व अ चेंज, उसको कलर में एक चेंज उसको देखने को मिला। ठीक है ना, सॉल्यूशन के। तो अब कहता है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म। अब तुमको बताना है कि उसने जो मिलाया तो कौन सा कंपाउंड बना और उसका कलर क्या है। तो इसका आंसर है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला का जो आंसर होगा वो ये होगा, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बनेगा? कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl2। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है CuCl2। ठीक है ना, इसका जो कलर है वो क्या है? ग्रीन इन aqueous सॉल्यूशन। ध्यान से, इसका जो कलर बनेगा वो कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इक्वेशन के थ्रू अगर दिखाएंगे तो इस तरीके से CuO कॉपर ऑक्साइड में हमने HCl मिलाया तो क्या बन गया? CuCl2 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर जो आपका बनेगा वो कॉपर क्लोराइड और वाटर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ऑन हीटिंग X, यहाँ पर कह रहा है कि X कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, उसको गर्म किया गया 373 K पे, इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, एंड बिकम्स Y, और वो Y बन गया। अब कहता है Y इज सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। Y एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका डॉक्टर जो है वो फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए सपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ कह रहा है कि X और Y, यहाँ पर Y होगा, कौन है X कौन है और Y कौन है? हाउ कैन X बी रीऑप्टेन फ्रॉम Y, X को कैसे हम लोग रीऑप्टेन फ्रॉम Y, यानी कि Y से फिर हम अगर X बनाना चाहें तो कैसे आएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ये कि X जो है वो जिप्सम है, जिसका फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, और Y जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 0.5 H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू 0.5 H2O। ठीक है, यहाँ पर जो है ना Y होगा। ठीक है, Y इज़ अ सब्सटेंस ऑफ डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, यानी कि ये जो Y है ना, इसी का इस्तेमाल डॉक्टर जो है वो करते हैं हड्डियों को, फ्रैक्चर हड्डियों को सही पोजीशन पर रख के सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि X को हम फिर से ले सकते हैं, कैसे? तो कहता है एडिंग वाटर, पानी मिला के अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दें, दिस प्रोसेस कन्वर्टेड बैक टू जिप्सम, तो ये फिर से जिप्सम में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके का होगा, CaSO4 उसके बाद इंटू 0.5 H2O, इसमें हमने क्या मिलाया? 1.5 H2O मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? CaSO4.2 H2O, यानी कि ये हमारा फिर से जिप्सम बन गया। ठीक है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट और बैलेंस करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको रिएक्शंस जो आपकी बुक में होगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सबको
लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप्स ऑफ दिस, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा को कैसे तैयार करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, इसका केमिकल इक्वेशन बताना है, और टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, ये किस तरीके का सॉल्ट बन रहा है। आपको ये भी बताना है कि ये किस टाइप की हार्डनेस को, पानी की किस टाइप के हार्डनेस को इससे हम रिमूव कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजिंग सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजिंग करने के बाद वॉशिंग सोडा बनाया जा सकता है। इसका जो इक्वेशन है वो है Na2CO3, यहाँ पर प्लस छूट गया है, प्लस 10H2O, तो ये बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो इसमें ये है कि वॉशिंग सोडा को हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन रिमूविंग, यानी कि जो वॉशिंग सोडा है वो एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है, और इसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेनली किस चीज़ में, तो यहाँ कहता है कि परमानेंटली हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो परमानेंटली हार्ड वाटर होता है इसमें हम लोग इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं बाय एलिमिनेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एलिमिनेट कर देता है। टेम्प्रोरी हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए करते हैं, तो ये कहता है कि कॉज बाय दीज आयंस, यानी कि इन आयंस के द्वारा जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है उसको भी रिमूव करने में इफेक्टिव है, ठीक है। वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एल्कलाइन साल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एल्कलाइन साल्ट क्यों है, लिस्ट इट्स 2 इंपॉर्टेंट यूज़, इसका 2 अहम इस्तेमाल आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज कंसिडर्ड एन एल्कलाइन साल्ट बिकॉज, क्यों इसको कंसिडर करते हैं एल्कलाइन साल्ट, इट हैज़ ए pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, इसकी जो ग्रेटर pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ अ सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से ये सॉल्ट तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 2 इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 अहम इस्तेमाल इसका क्या है, तो इट सर्व एज एंटा एसिड इन मेडिसिन्स, मेडिसिन में एक एंटा एसिड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमिक एसिड, तो इससे क्या होता है कि जो स्टोमिक एसिड की जो एक्सेस होती है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, इट यूज्ड एज फूड एडिटिव इन वेरियस प्रोडक्ट्स इनहेंसिंग टेस्ट एंड टेक्सचर, फूड एडिटिव्स के तरीके से इसको अलग अलग प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर इंप्रूव होता है, इनहेंस होता है। अब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से होगा, ठीक है। राइट इन टेबुलर फॉर्म द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नीचे जो ग्लैंड दिए गए हैं इनकी लोकेशन बतानी है, और इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनका फंक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियाज। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसकी लोकेशन है एट द बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, क्या करता है ये, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, तो इनकी जो पोजीशन होती है नेक रीजन में होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जो क्या करता है हमारे मेटाबॉलिज्म जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट की, उसको ये रेगुलेट करता है। पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, तो पेनक्रियाज का जो लोकेशन है वो है जस्ट बिलो दी स्टोमिक, पेट के जस्ट नीचे होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो तो सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इनके बैलेंस करके रखता है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, उसका नाम बताना है, और कहता है वेयर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और कहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तरीके से ट्रैवल करती है, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। तो ये डायग्राम हो गया। यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होता है, डेंड्राइट्स
और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होता है केमिकल में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बता दिया है ए में कौन है, बी में कौन है और सी में कौन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि स्टेट द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर फंक्शंस बताना है आपको, जिबलिन का, ऑक्सिन का और एब्सिस है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये एक प्लांट हार्मोन है जो जेनेटिकली ड्वार्फ यानी कि छोटे पौधों में इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, जैसे मटर और मक्का के छोटी प्रजातियों में ये हार्मोन इंटरनोड ग्रोथ बढ़ाता है। यानी कि ये हार्मोन क्या है, तो ड्वार्फ प्लैनेट में इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, मटर और मक्का के छोटी प्रजातियों में ये हार्मोन इंटरनोड ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन नॉर्मल पौधों में इसका ज़्यादा असर नहीं होता। इसके बाद है ऑक्सिन, तो ये हार्मोन सेल इनलार्जमेंट यानी कि सेल की लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग सेल इनलार्जमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में मदद करता है। ये एपिकल डोमिनेंस भी कंट्रोल करता है, जिसमें अगर एक प्लांट की ऊपरी कल्क यानी कि कली, सॉरी यहाँ पे कल्क हो गया, कली मौजूद हो तो आसपास के लैटरल बड नहीं उगते। अगर एपिकल बड हटा दिए जाएं तो लैटरल बड उगने लगते हैं, जिससे पौधा घना और बुशी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है एब्सिसिक एसिड, तो ये भी है, यह एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ये बीज और कलियों में डोर्मेंसी यानी कि विकसित न होने की स्थिति बनाता है। पत्तियों के झरने और बुढ़ापे को बढ़ाता है। ठीक है, ये आपका एब्सिसिक एसिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है सिलेक्ट फ्रॉम दी फ्लोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बी सी डी में साइटोकिनिन। ठीक है, ये सेल डिवीजन करता है। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे कन्वर्ट होता है, नर्व सेल में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ पर कन्वर्ट होता है, एक्सोन में, डेंड्राइट्स में, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, या सेल बॉडी में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये। आप कहेंगे सर ये क्या है, यहाँ पर तो साइनेप्स होना चाहिए जो आपकी एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये साइनेप्स अगर हो तो वो आप लगाइएगा, और अगर साइनेप्स की जगह ये अगर लिखा हो तो इसमें आप लगाइएगा। ठीक है, स्काई अपेयर ब्लू इन द डे, अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एजर्शन रीज़न वाला है। एजर्शन है कि स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है दिन में। इसका रीज़न बता रहा है कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो इस देखो ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, लेकिन ये जो है करेक्ट रीज़न नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो सही हमारा बी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ब्लू कलर जो स्काई का नज़र आता है वो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद वाइज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाई देता है, 4 इंस्टेंसेस आपको बताना है टिंडल इफेक्ट जहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जब कोलोइडल ज़र्रात यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, उसकी वजह से रोशनी का इंतशार होता है, यानी कि जो टकराती यानी कि टकराती है, मतलब कि वहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलोइडल पार्टिकल की वजह से, जब रोशनी का यानी कि लाइट का जब स्कैटरिंग होता है तो इससे टिंडल इफेक्ट पैदा होता है। जब रोशनी की एक किरण कोलोइडल पार्टिकल से टकराती है तो उसका रास्ता वाज़े नज़र आने लगता है, यानी कि क्लियर नज़र आने लगता है। इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल असर कहा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है कोलोइडल पार्टिकल से तो जो पाथ ऑफ बीम वो जो होता है वो विजिबल होता है, दिखाई देने लगता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो है क्या यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नलिखित सूरत हाल यानी कि जो कंडीशन है इंस्टेंसेस है वो कौन कौन से इंस्टेंसेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो देखो पहला है sunlight passes through a canopy of dense forest when tiny water droplet in the mist scatter light। जब सूरज की रोशनी घने जंगल की छतरी से यानी कैनोपी से गुजर कर आती है तो कोहरे में मौजूद छोटे छोटे पानी की जो कतरे होते हैं वो रोशनी को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉर्च लाइट से स्विच ऑन टॉर्च लाइट इज स्विच ऑन इन फॉगी इन्वायरमेंट। अगर फॉगी इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी अगर हम टॉर्च लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पर भी आसपास की जो हवा होती है उसमें मौजूद कोहरे के ज़र्रात रोशनी किरणों क्या करते हैं वहाँ पे स्कैटरिंग कर देते हैं और वहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम। अगर मान लो एक छोटे से छेद से एक रूम में अगर मान लो धुआं भरा हो, वहाँ पर अगर छोटे से छेद से अगर आएगी सनलाइट तो वो भी वहाँ पर भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। इसके बाद चौथा यहाँ पर दिया हुआ शाइनिंग ऑफ फ्लैश लाइट बीम
इनटू अ ग्लास ऑफ डायलेटेड मिल्क, यानी कि जब पतले दूध में, यानी कि जो पतला दूध होता है गिलास में अगर रखा हुआ है, उसमें अगर आप टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो वहाँ पर भी आपको टिंडरले असर दिखता है। ठीक है, अब प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसके काउज बताने हैं और इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो एक ऐसी हालत होती है जिसमें आमतौर पर बुढ़ापे आने के साथ होती है। एक ऐसा हालत होता है जो कि आमतौर से कब आता है, जब बुढ़ापा आता है तब। इसमें क्या होता है कि जब आँख की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ आम जो करीबी फासला होता है, यानी कि जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, उस पर मौजूद चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती है। करीबी यानी कि जो नियर पॉइंट होता है वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। ठीक है, नियर पॉइंट दूर चला जाता है। आँख के इस मसले को प्रेसबायोपिया कहा जाता है। कई दफ़ा एक शख्स को मायोपिया, यानी कि जो मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों मसाइल एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, प्रेसबायोपिया होने की क्या वजह है, तो सिलियरी मसल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आँख की जो लेंस की जो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक जो लेंस होती है वो कम फ्लेक्सिबल होती है, कम इलास्टिक हो जाती है, यानी कि सिलियरी मसल्स की मदद से लेंस अपनी कर्वेचर तब्दील करने की सलाहियत खो देता है। इसके बाद है, इसका इलाज क्या है, तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नज़दीक और दूर दोनों चीज़ें वाज़े देखी जा सकें। अब यहाँ पर यह है कि मायोपिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो कॉन्केव लेंस का होता है, जो दूर की नज़र सुधारने के लिए होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का जो लोअर हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, यानी कि ऊपरी हिस्सा कॉन्केव का होता है और निचला हिस्सा कॉन्केव लेंस का बनाया जाता है। ठीक है, इसका द व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर टू 1 मीटर। 10 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, अगर उस ऑब्जेक्ट को उठा के हम 1 मीटर की दूरी पर रख देंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं कोई चेंज नहीं होगा इमेज डिस्टेंस में। द आई लेंस कैन एडजस्ट, जो आई लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, जिसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटती है, सिलियरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेंस को मोटा बना देता है, जिससे फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। इट फैसिलिटेट नियर विजन, इससे नज़दीक की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। आँख में तस्वीर का फासला तब्दील नहीं होगा, आँख का ये उसी को मैं यहाँ पर मैंने उर्दू में लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका 17वां क्वेश्चन है, वाई डज द एपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन। क्यों ऐसा होता है कि जो एपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार है वो अलग दिखाई देता है उसके ट्रू पोजीशन से। तो देखो यहाँ पर कहता है कि जो भी रोशनी आती है स्टार से, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इस वजह से जब सितारे को हॉरिजन के करीब देखा जाता है तो वो अपनी हकीकी जगह से थोड़ा ऊपर नज़र आता है, यानी कि थोड़ा अलग नज़र आता है। ठीक है, यानी कि जो मेन फंडा है वो यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसी की वजह से हमारा जो तारे की जो एपरेंट पोजीशन होती है वो ट्रू पोजीशन से अलग होती है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि जो आसमान में एटमॉस्फेयर में जो ऊपरी हवा है वो क्या है, रेयर है, और जो निचला लेयर है वो क्या है, डेंस है। तो जब इधर से लाइट आती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है ना, आपने पढ़ा है। तो ये इस तरीके से झुकते हुए आती है, तो ये और हवा की जो फिज़िकल पोजीशन होती है वो हमेशा सही नहीं ना होती है, ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो ये बदलती रहती है। इस वजह से जो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है वो हमें अलग दिखती है उसके ट्रू पोजीशन से। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल समझाने लगूँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है। कहीं पर अगर मुझसे गलती हो गई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।